जय हिंद। मैं प्रवीण सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। यूपी टेट पेट अर्थात यूपी ट्रिपल एस सी पेट प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रारंभिक अर्हता परीक्षा समूह गा की वैकेंसी का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जहां पर हम आपको 50 प्रश्न हल करवाएंगे और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सभी प्रश्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट से लिए गए प्रश्न हैं। सामान्यतः आप लोग तैयारी में जुटे होंगे और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, पहला प्रश्न है आज का। योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, योग का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। चारों वेद में क्या वर्णित हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, जो ऋग्वेद है इसमें देवी देवताओं का वर्णन है। जो ऋग्वेद है इसमें देवी देवताओं का वर्णन है। देवी देवताओं का वर्णन है। ऋग्वेद में देवी देवताओं का वर्णन है। जो यजुर्वेद है इसमें यज्ञ की विधि, यज्ञ के मंत्र, इसमें यज्ञ की विधि, ठीक, यज्ञ के मंत्र, यज्ञ के मंत्र, यज्ञ के मंत्र, यज्ञ के मंत्र, यज्ञ की विधि, यज्ञ के मंत्र, यज्ञ के मंत्र, यहाँ पर यज्ञ की विधि, यज्ञ के मंत्र और कर्म कांड से संबंधित है। अगर पूछा जाए कि संगीत से संबंधित कौन सा वेद है, तो संगीत से संबंधित साम वेद है। जो साम वेद है वो संगीत से संबंधित है। और अगर पूछा जाए कि आयुर्वेद से संबंधित कौन है, तो यथर्वेद जो है वो आयुर्वेद से संबंधित है। यथर्वेद आयुर्वेद से संबंधित है। कहा जाए मंत्र से संबंधित कौन सा है, तो वो मंत्र से संबंधित आपका यजुर्वेद है, जो मंत्र से संबंधित है। यजुर्वेद मंत्र से संबंधित है। कहा जाए यज्ञ से कौन सा संबंधित है, तो यज्ञ से भी यही संबंधित है। यज्ञ से आपका यजुर्वेद संबंधित है। चलिए, अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में कह रहा है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो ... की राजधानी थी। तो जो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कौशल की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? कौशल की, ठीक, राजधानी थी। अब यहाँ से बहुत खास नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न है। वैदिक सभ्यता, बहुत अच्छा प्रश्न है अगला। वैदिक सभ्यता, फिर खाली स्थान, नदी के तट पर विकसित हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न है कि वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुआ? तो वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुआ है। किस नदी के तट पर? सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो नई सभ्यता विकसित हुई है, ध्यान से सुनिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो नई सभ्यता विकसित हुई है वह वैदिक सभ्यता है। बात समझिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, किसके बाद? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, घाटी सभ्यता के बाद, सभ्यता के बाद, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो नई सभ्यता विकसित हुई, जो नई सभ्यता विकसित हुई है, उसी को ही हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई है। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई है। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। अगर कोई कहे कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। तो वैदिक सभ्यता कैसी है? तो ग्रामीण सभ्यता है। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है और इसी काल की जानकारी हमें वेदों से मिली है। ठीक है, इस कारण इसका नाम वैदिक सभ्यता है। अर्थात इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली है? तो वेदों से जानकारी मिली है। कहाँ से मिली है? वेदों से जानकारी मिली है, इसलिए हम इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या क्या यहाँ पे है। पहली चीज तो भैया, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की कौन सी सभ्यता है? तो वो कौन सी है? वैदिक सभ्यता है। ठीक है, वैदिक सभ्यता
किस नदी के किनारे है? तो सरस्वती नदी के किनारे है। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो एक ग्रामीण सभ्यता है। वैदिक सभ्यता की जानकारी कहाँ से मिली है? तो वेदों से मिली है। कहाँ से मिली है? वेदों से मिली है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, इतिहासकार के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? तो दिल्ली का पहला सुल्तान जो माना जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। दिल्ली का पहला सुल्तान किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ठीक है। मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। ठीक। तो भैया कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं ये गुलाम वंश के, किस वंश के? गुलाम वंश के ठीक है फर्स्ट सुल्तान थे। फर्स्ट ये सुल्तान थे। ठीक है, फर्स्ट सुल्तान थे। गुलाम वंश के ये फर्स्ट सुल्तान थे। ठीक। ऐबक का साम्राज्य पूरे उत्तर भारत तक फैला था। इसके बाद खिलजी वंश के मध्य भारत पर कब्जा किया, परंतु वह भारतीय उपमहाद्वीप को संगठित करने में नाकाम रहे। चलिए अगला प्रश्न है कि वह इतालवी इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, तो इसका सही आंसर है निकोलो डी कोल्टी। कौन है? निकोलो डी कोल्टी हैं। अब बारबोसा कौन है? एक पुर्तगाली जो हैं, बारबोसा एक पुर्तगाली यात्री हैं। बारबोसा क्या है? एक पुर्तगाली यात्री हैं। बारबोसा एक पुर्तगाली यात्री हैं जो विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कृष्णदेवराय के शासन में भारत आया था। अगर कहा जाए कि ये किसके शासन में भारत आए थे, तो ये जो है कृष्णदेवराय, किसके शासन में? तो कृष्णदेवराय के शासन में भारत आए थे। किसके शासन में? तो भैया कृष्णदेवराय के शासन में ये भारत आए थे। किसके शासन में? कृष्णदेवराय के शासन में भारत आए थे। और मार्को पोलो जो है, मार्को पोलो एक इतालवी व्यापारी, खोजकर्ता और राजदूत था। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वो है श्रीरंगा तृतीय। कौन है? श्रीरंगा तृतीय विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना अगर पूछा जाए, अगर कहा जाए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया है, तो स्थापना करने वाले हरिहर और बुक्का हैं। हरिहर और बुक्का हैं और बुक्का हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक द्वारा सन 1336 ईस्वी में किया गया। कब किया गया है? सन 1336 ईस्वी में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। कौन है? लॉर्ड डलहौजी हैं। अब देखिए लॉर्ड डलहौजी जो हैं, ये लॉर्ड डलहौजी के बारे में कि 1848 में भारत का गवर्नर जनरल भारत आया था। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल भारत आया था। और रेलवे का शुभारंभ अगर कहा जाए, रेलवे के शुभारंभ की अगर बात की जाए, तो रेलवे का शुभारंभ जो है 1853 ईस्वी में रेलवे की शुरुआत मुंबई से थाने के बीच हुई है। मुंबई से थाने के बीच हुई है। मुंबई से थाने के बीच हुई है। मुंबई से थाने के बीच चलाई गई है। ठीक। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आठवें प्रश्न में कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधि के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। किसके शासनकाल में शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर एक, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सी, लॉर्ड वेलेस्ली। तो भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेस्ली। कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, अगर इसके बारे में बात करें कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर के 1945 के बीच हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ है। उसी समय 1936 से 1943 तक 1936 से 1943 तक भारत का जो वायसराय रहे हैं
उनका नाम क्या है भैया? लॉर्ड लिनलिथगो। कौन है? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है 10वां। किस वासराय के दौर में उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। किस वासराय के दौर में उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, लॉर्ड कैनिंग। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय को उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया। कहाँ विलय कर दिया गया? उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। अच्छा, एक चीज़ और है, आप समझिएगा। इन्हीं के समय में ही लॉर्ड कैनिंग के ही समय में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना हुई है। अगर पूछ लिया जाए कि कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे जिसे आज हम लोग ठीक मुंबई के नाम से जानते हैं, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ है? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। कलकत्ता ठीक मदरसा भारत में राज्य स्वचालित शैक्षिक संस्थान द्वारा स्थापित किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है। कलकत्ता मदरसा राज्य स्वचालित, वो कौन है? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग है। कौन है? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग है। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के बारे में कि ये 1772 से 1785 ईस्वी में बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक, इसके शासन में कलकत्ता मदरसा भारत में राज्य स्वचालित शैक्षिक संस्थान की स्थापना हुई थी। और इसके अलावा इन्होंने कलकत्ता मदरसा की स्थापना किया था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अर्थात राजस्व बोर्ड की भी स्थापना लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने किया है। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी इन्हीं के समय में हुआ है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी इन्हीं के समय में हुआ है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी इन्हीं के समय में हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किसके काल में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था? किसके काल में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था? तो वो है लॉर्ड हार्डिंग। कौन है? लॉर्ड हार्डिंग। दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ था? तो 1911 में। कब? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के काल में किया गया था। इस दरबार में बंगाल विभाजन को, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। दिल्ली दरबार के बारे में कहा जाएगा कि इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। ठीक, इन्हीं के समय में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। वासराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? वासराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? वो हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वासराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बंगाल के पहले भारतीय एडवोकेट जनरल थे। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया गया। कौन सा मेला? देवा मेला आयोजित किया गया, जिसमें मेनली कौन थे? तो वारिस अली शाह हैं। कौन है मेनली? तो वारिस अली शाह हैं। ठीक है, प्रसिद्ध सूफी संत वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर
के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया गया। ठीक, चलिए, वारिस अली शाह का अन्य नाम सरकार वारिस पाक या वारिस बाबा है। सूफी फकीर हाजी वारिस अली शाह की दरबार एकमात्र ऐसी दरबार है जहां हर वर्ष होली मनाई जाती है। चलिए, 15वां प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है 15वां, कि किस राज्य में महिलाओं का मुख्य वेश साड़ी नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, किस राज्य में महिलाओं का मुख्य वेश साड़ी नहीं। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो अब देखिए, उत्तर प्रदेश में साड़ी है, पश्चिम बंगाल में है, आंध्र प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। मुख्य पहनावा साड़ी नहीं है, वे एक लुंगी की तरह कपड़ा होता है जिसे वे कमर से लपेटे रहती हैं और एक झबड़ा नुमा वस्त्र को कमर के ऊपरी हिस्से में पहनती हैं। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न है कि चरकुला नृत्य, बहुत अच्छा प्रश्न है, चरकुला नृत्य संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, चरकुला नृत्य संबंधित है। तो चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। किससे? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किससे? उत्तर प्रदेश से। चलिए, और आपको हम बता देते हैं। देखिए, जैसे गुजरात का, अगर गुजरात की बात करेंगे तो यहाँ पर गरबा है, गुजरात का गरबा है भैया, गरबा, गुजरात का गरबा है, डांडिया है, डांडिया है, गुजरात का गरबा है, डांडिया है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश का तो चरकुला है, ये है। चरकुला के अलावा नौटंकी है, रासलीला है, कजरी है। उत्तर प्रदेश का चरकुला है, उसके बाद नौटंकी है, नौटंकी खूब होती है उत्तर प्रदेश में, नौटंकी है, रासलीला भी होती है, रासलीला भी है। ठीक, उसके बाद अगर मध्य प्रदेश का देखेंगे तो मध्य प्रदेश का ज्वारा है, खड़ा है, नाच है, फूलपति है, नृत्य है, मंच है। बिहार की अगर बात करेंगे तो बिहार में आपको जाट जाटिन है, बक्खो बैखन है, सामा चकवा है, बदेसिया है, पनवारिया है, ये सब बिहार के हैं। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मा घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है? और कौन सी नदी भारत में ब्रह्मा घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? ठीक, तो कौन सा है? तो वो है शारदा। वो कौन सा है? तो शारदा नदी है। कौन सी नदी है? शारदा नदी है वो। ठीक, चलिए, 18वां प्रश्न है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। 18वां प्रश्न है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? महाराष्ट्र है। गोदावरी नदी जो है वो त्रिम्बकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहा जाए कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं तो उससे हम गोदावरी नदी को जानते हैं। किस नाम से? दक्षिण गंगा के नाम से। किस नाम से जानते हैं? दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। ये कहाँ से निकलती है, किस स्थान से? तो ये है श्रिम्बकेश्वर नदी। किस नदी से? श्रिम्बकेश्वर नदी से निकलती है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो बूलर झील है। कौन सी झील है? बूलर झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर झील है। इस झील में झेलम नदी गिरती है। इस झील में कौन गिरती है? इसमें आ करके कौन गिरती है? तो झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी। झेलम नदी आकर के इसमें गिरती है। और झेलम नदी का उद्गम स्थल, अगर झेलम नदी का पूछा जाए उद्गम स्थल कहाँ पे है तो पीर पंजाल। कहाँ पे है? पीर पंजाल पर्वतमाला से है। कहाँ से है? पीर पंजाल पर्वतमाला से है। झेलम नदी का उद्गम स्थल पीर पंजाल पर्वतमाला से है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो भैया किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारत के बाहर है। इस नदी का उद्गम तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के समीप चेमायुंगदुंग नामक स्थान से होता है। कहाँ से होता है? ध्यान दीजिएगा, ये जो नदी है वो तिब्बत में स्थित, कहाँ पर? तिब्बत में स्थित, तिब्बत के दक्षिण में, तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के समीप, मानसरोवर के समीप चेमायुंग
दुंग, चेमायुंग दुंग नामक स्थान से होता है। यह नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। यह नदी कहाँ प्रवाहित होती है? तो यह नदी जो है तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। कहाँ पर? बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। इसकी लंबाई लमसम 2700 किलोमीटर है। कितना है? 2700 किलोमीटर है। ठीक। बाकी गंगा का, नर्मदा का, यमुना का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है? भारत में है। चलिए अगला प्रश्न है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो भैया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से चंबल नदी जो है उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है और राजस्थान में है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर में। तो 22 नंबर में कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है 22 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। इस टाइप के प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं, लगभग पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? वो है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है यहाँ पर? नर्मदा नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। ध्यान दीजिएगा कि नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। यह नदी गहरे गड्ढों का निर्माण करती है। नर्मदा का उद्गम स्थल नर्मदा कुंड, अमरकंटक, मध्य प्रदेश है। मतलब अगर नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अगर पूछा जाए तो कहाँ पे है? तो ये है नर्मदा कुंड। कहाँ से है? नर्मदा कुंड, नर्मदा कुंड अमरकंटक। कहाँ से है? अमरकंटक से है। अमरकंटक कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से प्रवाहित होकर खंभात की खाड़ी अर्थात अरब सागर में, कहाँ गिरती है? ये अरब सागर में जाकर गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ठीक। गंगा, महानदी, कावेरी आदि नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, महानदी बेसिन में बना कौन सा बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को समाहित करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। महानदी बेसिन में बना कौन सा बांध है? तो हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध महानदी के बेसिन में बना हुआ है। यह बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ जल संरक्षण को समाहित करता है। इस बांध का निर्माण प्रथम पंचवर्षीय में हुआ है। किसमें हुआ है? प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस बांध का निर्माण हुआ है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक रूपांतरित चट्टान है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सा एक रूपांतरित चट्टान है? तो भैया रूपांतरित चट्टान कौन सा है? आप लोग स्वयं बताइए। इसमें बेसाल्ट है, शैल है, बालू पत्थर है, साइनाइड है। तो कौन सा रूपांतरित का है? तो साइनाइड है। कौन सा है? साइनाइड है। अब ध्यान दीजिएगा, आग्नेय एवं अवसादी शैल में ताप और दाब के परिणाम स्वरूप रूपांतरित या परिवर्तित चट्टानों को रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। इसमें साइनाइड आता है। अगर हम रूपांतरित चट्टान की बात करेंगे तो भैया इसमें साइनाइड आता है। कौन आता है? साइनाइड आता है, ग्रेफाइट आता है, फिर क्वार्टर जाइट आता है, स्लेट आता है। कौन आता है? स्लेट आता है। ठीक। क्वार्टर जाइट और स्लेट आता है। चलिए फिर अगला प्रश्न है, लेबनान की राजधानी। देखिएगा यहाँ पे राजधानी से विभिन्न देशों की राजधानी और मुद्रा से 1 से 2 प्रश्न रहेगा, 100% रहेंगे। ठीक। तो लेबनान की राजधानी क्या है? तो लेबनान की राजधानी कौन है? बेरूत है। कौन है? बेरूत है। लेबनान की राजधानी बेरूत है। कौन है? बेरूत है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि जो है कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सा है? तो मुद्रा इसमें से हो जाएगा तेंगे। कौन सा हो जाएगा? तेंगे। ठीक। इसके पहले हम अपने पुराने प्रैक्टिस सेटों में अभी जो हमने 2-3 दिन 4 दिन पहले करवाया था उसमें 5 देशों की मुद्रा के बारे में वर्णन किए हैं एक साथ। वहाँ पे आप जाके देखिएगा उस वीडियो को, हम लिंक इस पे जो है लगा देंगे। चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? बहुत अच्छा प्रश्न है।
तो भैया दक्षिण अमेरिका में जो सबसे अधिक आबादी वाला देश है वो कौन है? ब्राज़ील है। कौन है? ब्राज़ील है। 27 नंबर में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन है? ब्राज़ील है। ब्राज़ील की राजधानी कौन है? ब्रासिलिया है। ठीक, और इसकी मुद्रा क्या है? तो रियाल है। रियाल में भी ब्राज़ीलियन ठीक रियाल है। कौन है? ठीक रियाल है। अब देखो, अगर ब्राज़ील की राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी जो है वो ब्रासिलिया है। कौन है? कि ब्रासिलिया है। अगर इसकी मुद्रा की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम? मुद्रा की। अगर मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा जो है वो ब्राज़ीलियन रियाल है। ब्राज़ीलियन ठीक रियाल है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर में। 28 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत ने वर्ष सन 2030 तक, बहुत अच्छा प्रश्न है, करंट से संबंधित है। भारत ने वर्ष सन 2030 तक ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस को समाप्त करने की योजना बनाई है। उस गैस का नाम बताइए। तो बहुत सिंपल है, उस गैस का नाम जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन 23 है। ठीक है, HFC 23 है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है HFC 23 है। HFC 23 है। ठीक, जिससे सन 2030 तक पूर्णतः समाप्त करने की योजना बनाई गई है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर में। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अगर कहा जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे, तो ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। कौन सी समिति के? तो झंडा समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, चलिए तीसवां प्रश्न है। तीसवां प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी कि किसी व्यक्ति के अधिकारों को दो श्रेणी में विभाजित किया जाना चाहिए? न्याय और अन्याय। न्याय और अन्याय दो श्रेणियों में, और कौन कौन से? तो न्याय और अन्याय। न्याय और अन्याय, जिसे संविधान मसौदा समिति द्वारा स्वीकार किया था। संविधान किसकी समिति द्वारा? मसौदा समिति द्वारा ठीक स्वीकार किया था। तो वो है BN राव। कौन है वो? BN राव। ठीक है, अब 31 नंबर का प्रश्न है। 31 नंबर में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वो भाग है 3। कौन है वो? भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जो नागरिकों के हितों का संरक्षण करते हैं। ठीक, तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, कहाँ तक? 12 से 35 तक जो है किसका वर्णन किया गया है? मौलिक कर्तव्यों का। किसका? मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। फिर अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। तो ये एक कानूनी अधिकार रह गया है। क्या रह गया है? कानूनी अधिकार रह गया है। भारत में संपत्ति का अधिकार अब मात्र एक कानूनी अधिकार है। और ये जो है 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था, के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के भाग से हटा दिया गया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के भाग से हटा दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर में है। 33 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सा मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है? कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है? वो है लागत जन्य मुद्रास्फीति। वो क्या है? लागत जन्य मुद्रास्फीति वो नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति जनित मंदी
मुद्रास्फीति जनित मंदी वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और बढ़ते मूल्य स्तर का संयोजन है। बढ़ते मूल्य स्तर का संयोजन है। तो मुद्रास्फीति जनित मंदी घटता हुआ वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और बढ़ते मूल्य स्तर का संयोजन है। ठीक, फिर अगला है, पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए। ठीक, पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए। वो है केरल। कौन है वो? केरल है। कौन है भैया? केरल है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर में कि सेबी का पूर्ण रूप क्या है? तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी है। कौन है? ऑप्शन नंबर सी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है जो भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है, मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है। मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूँ, वह वापस मेरे पास आ जाती है। यह किसका उदाहरण है? तो भैया ये न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का उदाहरण है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है ये। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है ये। 37 नंबर का है। फिर 38 नंबर में कह रहा है, 38 नंबर का प्रश्न है, 38 नंबर में कह रहा है प्रश्न में कि सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है। कि सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है क्योंकि बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम कर देता है। बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम कर देता है, बिंदु को कम करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर में, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। रक्त के थक्के का गठन होता है। तो भैया इसका तो रक्त का थक्का कौन बनाएगा? थ्रोम्बोसाइट बनाएंगे। थ्रोम्बोसाइट क्योंकि इसी को रुधिर प्लेटलेट्स कहते हैं। हमारे प्लेटलेट्स शरीर में रुधिर का थक्का जमाने के लिए होते हैं। ठीक है, विटामिन के की कमी के कारण खून का थक्का नहीं जमता है। खून का थक्का नहीं जमता है। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख का रंग आंख के डाट में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। किसके रंग द्रव्य पर? तो भैया वो है आइरिस। कौन है वो? आइरिस है। कौन है वो? आइरिस है। 40 का ऑप्शन नंबर ए है। फिर आता है 41 में कहा जा रहा है, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे। तो कौन थे वो? तो वो हैं आपके डॉक्टर भाभा। ना डॉक्टर भाभा नहीं, डॉक्टर एस जे कासिम। कौन है वो? डॉक्टर एस जे कासिम थे। डॉक्टर एस जे कासिम थे। कहाँ पर? अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे। ठीक, डॉक्टर एस जे कासिम। डॉक्टर एस जे कासिम के बारे में कि ये भारत के समुद्री जीव वैज्ञानिक थे जिनके नेतृत्व में भारत का पहला भारतीय अभियान दल 1982 ईस्वी में अंटार्कटिका में उतरा था। भारत का पहला स्टेशन अर्थात शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री है जिसकी स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। दक्षिण गंगोत्री ने वर्तमान में कार्य करना बंद कर दिया है। इसका स्थान मैत्री ने ले लिया है। कौन ले लिया है? मैत्री ने ले लिया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो भैया कौन सा सही है? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। बस यही सही है, यही सही। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। चलिए 43 नंबर में है, बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है? बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है? तो बोको हराम नाइजीरिया का है। कहाँ का है? ये नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है। कहाँ का है? नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है। बड़ा खतरनाक नाम है बोको हराम।
ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। बहुत अच्छी बात है। कौन सा देश है जो संयुक्त सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? अस्थायी सदस्य है, संयुक्त सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। तो अस्थायी सदस्य में ध्यान दीजिएगा कि 5 अस्थायी सदस्य हैं। उसमें आपका अमेरिका है, रूस है और संयुक्त राज्य है। फिर से देखिएगा, अस्थायी सदस्य जो हैं फ्रांस है, रूस है, अमेरिका है, संयुक्त राज्य यूके है और चीन है। तो इसमें से संयुक्त राज्य है, रूस है, यूके है, फ्रांस है, चीन है। तो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इसका है। ठीक है, भारत इसका अस्थायी सदस्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, भारत इसका अस्थायी सदस्य नहीं है। 5 ही अस्थायी सदस्य हैं। कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग में से एक है, जिसका उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी प्रत्येक 2 वर्ष के लिए सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य में है चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका, वही संयुक्त राज्य। ठीक है, तो यही 5 अस्थायी सदस्य हैं। चलिए, अगला प्रश्न है 45 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? अच्छा, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, वही क्वेश्चन फिर से पुनः रिपीट हो गया है। तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और जो है 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जो 2 वर्षों के लिए होते हैं। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए होते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 21 जून को बाबा रामदेव दिवस है, अर्थात योग दिवस है। कौन सा दिवस है? योग दिवस है। चलिए, अगला है उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो वो है जोधपुर में। कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। ठीक है, जोधपुर मतलब राजस्थान के जोधपुर शहर में ठीक स्थित है। जयपुर में रामबाग पैलेस, हवा महल, सिटी पैलेस आदि हैं। जयपुर में क्या है? रामबाग पैलेस है, हवा महल है, सिटी पैलेस है। उदयपुर में जो है ताज लेक पैलेस है, जंग मंदिर पैलेस है और अंबाला विलास महल। चितरंजन पैलेस कहाँ पे है? मैसूर में है। अगर कहा जाए चितरंजन पैलेस तो मैसूर में है। ठीक है, अंबा विलास महल कहाँ पे है? मैसूर में है। जो वो ताज लेक पैलेस या जंग मंदिर कहाँ पे है? तो उदयनगर में है। चलिए, अगला प्रश्न है वो 48 नंबर में भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के डाट में है। बहुत अच्छा। भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो भैया ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में है। तो भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद में सबसे प्राचीन मंदिर कौन है अगर पूछा जाए? तो सबसे प्राचीन मंदिर है पंडा बाग। कौन है? सबसे प्राचीन मंदिर है पंडा बाग है। मंदिर के बारे में यहाँ के लोगों का मानना है इस मंदिर की स्थापना स्वयं पांडवों ने की थी। ठीक, अब अगला है 49वां प्रश्न है 49 नंबर का। इसमें कहा जा रहा है कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? तो भैया 26 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंसेस ब्रिटिशकालीन भारत में तथा भारत के स्वतंत्र होने के बाद तक एक प्रमुख प्रांत था। स्वतंत्र होने के बाद 1947 में बनारस, रामपुर और टिहरी गढ़वाल की रियासतें भी यूनाइटेड प्रोविंस में मिला लिया गया। और आज का अंतिम प्रश्न है। ठीक, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाली दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो भैया हिंदुस्तान के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे।
50 नंबर में है। तो ये कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी थे। ये थे आपके टोटल 50 प्रश्न, बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और आशा करते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे।